तेरी राह पर हमको यूं चलना है, मैं पढ़ूंगा मुझे पढ़ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होप सो यू ऑल आर वेल एंड फाइन एट होम विद द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो बच्चों, आज हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर के तमाम टॉपिक्स जो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस है उनको कवर करेंगे, और कवर करते हुए हम देखेंगे कि रीडिंग और एक्सरसाइज में से शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस आपके क्या क्या बन सकते हैं या आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ हम एमसीक्यूज़ को भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कंट्रोल स्ट्रक्चर है क्या। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर इज़ द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, यानी किसी भी प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन किस तरह से होगी, किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप एग्जीक्यूट होगा, इस चीज़ के सारे कंट्रोल को हम कहते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। और बेसिक हमें 3 टाइप्स के कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो ये आपके पास एक एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर इन बेसिक, तो आप बताएंगे डेफिनेटली 3। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो साथ में आप इसकी टाइप्स को भी बताएंगे। अब इसकी टाइप्स कौन सी हैं? सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड लूप। अब इस तीनों टाइप्स में से जो सीक्वेंस है ना, इसको हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, यानी ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है, आपको इसकी नाव हाव है कि सीक्वेंस है क्या। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। सीक्वेंस स्ट्रक्चर का मतलब है कि हमारा प्रोग्राम किस सीक्वेंस से एग्जीक्यूट होगा। अच्छा जी, अब सीक्वेंस हमारे पास, हमें पता है कि हमारा प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट किस तरह से होता है, तो वो होता है अकॉर्डिंग टू लाइन नंबर्स, कि वो लाइन नंबर्स के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होता है। अब लाइन नंबर्स किस हिसाब से एग्जीक्यूट होती हैं? अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी होने लाइन, हर हमारे स्टेप से पहले लाइन नंबर आएगी। और प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा? अगर हम सीक्वेंस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं तो वो उसके लाइन नंबर को देखेगा कि जो लाइन नंबर पहले है। अब वो ये नहीं देखेगा कि अगर सपोज मेरे पास 90 आ गया लाइन नंबर, उसके बाद मैं 10, 20, 30 दे रही हूँ, तो वो पहले लाइन 90 को एग्जीक्यूट करे क्योंकि वो 90 है। तो ऐसा नहीं है, यानी उसने फिजिकल अपीयरेंस नहीं देखनी, बल्कि उसने उनका ऑर्डर देखना है लाइंस का, कि किस ऑर्डर से आपको दी गई हैं। तो सबसे पहले वो छोटी लाइन नंबर को एग्जीक्यूट करेगा, फिर उससे ग्रेटर, उससे ग्रेटर, उससे ग्रेटर एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक प्रोग्राम को देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो प्रोग्राम गिवन है, इसके अंदर यहाँ पे हम सिर्फ लाइन नंबर्स पे फोकस करेंगे। ये हमारे पास यहाँ पे लाइन नंबर्स हैं कि हमारा प्रोग्राम किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आप ये देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि उसने लाइन नंबर 10 को एग्जीक्यूट किया, उसके बाद लाइन नंबर 20 आ गई, फिर 30, 40, 50, 60, 70, यानी कहीं पर भी उसने ऐसा नहीं किया कि वो पहले लाइन नंबर 70 को एग्जीक्यूट करवा दे, उसके बाद वो लाइन नंबर 10 की तरफ जाए। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस है, कि उसने एक सीक्वेंस के साथ हमारे सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाया और एट द एंड हमें आउटपुट दे दी। अब हमारे पास बेसिक में एग्जीक्यूशन जो है वो कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है, तो वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ ट्रांसफ़र भी होगा, यानी कंट्रोल कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्रोग्राम टू एन अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। यानी अगर हम अपने प्रोग्राम में किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ जंप करना चाहते हैं तो वो 2 तरह से होगा। एक है हमारे पास कंडीशनल और सेकंड है अनकंडीशनल। तो आपके पास ये कंडीशनल और अनकंडीशनल, ये किस चीज़ की टाइप है? ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल की। तो ये भी आपके पास एक क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल की टाइप्स क्या हैं। तो आप बताएंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल इन बेसिक। कौन कौन सी हैं? कंडीशनल एंड अनकंडीशनल। अब इन्हीं को हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। यानी आपके पास अगर एमसीक्यू में आता है कि कितनी टाइप्स हैं, तो आप बताएंगे 2 टाइप्स हैं, और अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तभी भी आप इनको एक्सप्लेन भी करेंगे। इसके अलावा ये आपसे अलग अलग भी पूछा जा सकता है, यानी पूछा जा सकता है कि डिफाइन अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल, या आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ द कंट्रोल। तो आप इसको तब डिफाइन भी करेंगे, या इसका डिफरेंस भी आ सकता है आपसे। तो जो भी पूछा जाए उसमें आप यही सारा लिखेंगे। तो अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल क्या है? इसके नाम से ही हमें पता चल गया कि इसके अंदर जो है वो किसी किस्म की कोई भी कंडीशन नहीं होगी। अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल of the program control switches to a specific line by skipping one or more line without any condition, यानी बगैर किसी कंडीशन को फॉलो किए, बगैर किसी कंडीशन के हिसाब से हमारा जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो एक हिस्से से
या एक लाइन से किसी स्पेसिफिक लाइन की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा और सेंटर में जितनी भी लाइंस थी उन सबको वो स्किप कर जाएगा। ऐसे ट्रांसफ़र को हम बोलते हैं अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। तो इसी तरह से जो कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल है उसमें क्या होगा, हमें इसके नेम से ही पता चल गया कि इसमें कंडीशन अप्लाई होगी। यानी इस प्रोग्राम में क्या होना है कि हमारा जो कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम है ये स्विच करेगा टू अ स्पेसिफिक लाइन नंबर, किसी एक ख़ास लाइन नंबर की तरफ। किस तरह से? बाय स्किपिंग वन और मोर प्रोग्राम लाइंस डिपेंडिंग ऑन द सर्टन कंडीशन। यानी इसमें हमें कोई ना कोई कंडीशन दे दी जाएगी और उस कंडीशन को फॉलो करते हुए हमारा प्रोग्राम जो है वो एक स्पेसिफिक लाइन के ऊपर ट्रांसफ़र कर जाएगा या स्विच कर जाएगा उस कंडीशन के अकॉर्डिंग। ये हमारे पास है सीक्वेंस ऑफ जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है, सीक्वेंस वो हमने डिस्कस किया। अ सिलेक्शन स्ट्रक्चर चूज विच अल्टरनेटिव प्रोग्राम स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट। अब हमें इसके नाम से ही पता चल गया कि हमने क्या करनी है, हमने सिलेक्शन करनी है। यानी हमारे पास ऑप्शंस होंगी, हमने उनमें से चूज़ करना है कि हम किस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। अब ये ऑप्शंस आपके पास 2 भी हो सकती हैं और मोर देन 2 भी हो सकती हैं। तो बेसिक में क्या है हमारे पास, इन बेसिक वी हैव इफ़ देन एंड इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट टू इम्प्लीमेंट द सिलेक्शन स्ट्रक्चर। यानी बेसिक में हमारे पास कौन कौन सी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, इफ़ देन एंड इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट। तो इसका आप सबसे पहले हम देखते हैं कि इफ़ देन स्टेटमेंट ये क्या है। अब आपने यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास कोई सी 2 कंडीशंस होंगी जिनके अकॉर्डिंग हम कोई ना कोई डिसीजन लेंगे। तो इफ़ देन इज़ अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ये एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, अपॉन द डिसीजन, यानी हम क्या डिसीजन लेंगे। इट कैन बी चेंज द ऑर्डर ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। सीक्वेंस में हमने पढ़ा था कि उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता, जबकि सिलेक्शन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हम अपनी मर्ज़ी से उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। यानी अगर हम लाइन नंबर 40 को पहले एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं तो हम इफ़ देन में करवा सकते हैं। It is used to select a path flow the program based on a condition. A condition is an expression that either evaluate to true और false। यानी अब कंडीशन क्या है, हमारे पास 1 या 0 में आंसर आएगा। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो उसकी जगह पे 1 आएगा और अगर फॉल्स है तो उसको वो 0 से शो करेगी। तो इसका हम सिंटैक्स देखते हैं कि हमारे पास इफ़ देन स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या होगा। तो अगर तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है हमारी, उसका इफ़ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट, यानी सबसे पहले उसने क्या करना है, इफ़ वाली स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करवाएगा। अगर हमारी इफ़ स्टेटमेंट ट्रू है तब उसने देन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देना है, अदरवाइज़ हमारा कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके अलावा आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी आप इसको इफ़ एक्सप्रेशन, यानी यहाँ पे भी हमने एक्सप्रेशन दिया, यानी हमारी स्टेटमेंट आ गई। अगर तो वो ट्रू है या फॉल्स है, यहाँ पे हम इस चीज़ को जज करेंगे इफ़ में। अगर हमारा इफ़ ट्रू हो जाता है देन वो क्या करें, बजाय इसके कि हम उसको बताएं कि उसने करना क्या है, हम एक अलग से उसको लाइन नंबर दे देते हैं कि फ़लाँ लाइन नंबर पे ट्रांसफ़र हो जाओ। हमारा कंट्रोल उस स्पेसिफिक लाइन नंबर पे जाएगा, वहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी उसको वो एग्जीक्यूट करवा देगा। अगर हम ऐसा नहीं करना चाह रहे तो हमने जो इससे पहले सेंटेक्स पढ़ा हम उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हमारी स्टेटमेंट जो है वो इफ़ वाली फॉल्स हो जाए तब उसने देन पे नहीं जाना, बल्कि उसने नेक्स्ट लाइन नंबर पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी को समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक प्रोग्राम के थ्रू जब हम इसको करेंगे तो अच्छे से हमारी जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी, अब आपने एक प्रोग्राम राइट करना है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द ट्रेन फेयर। आपने यानी ट्रेन का किराया जो है वो अब आपने एक प्रोग्राम के थ्रू फाइंड आउट करना है। अब वो जो फेयर है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग ऑन द किलोमीटर ट्रैवल्ड, यानी कितने किलोमीटर कोई फासला या डिस्टेंस तय करता है उस हिसाब से हम उसको फेयर चार्ज करेंगे। द मिनिमम फेयर चार्ज, जो कम से कम हम फेयर चार्ज कर सकते हैं किसी को भी, वो कितना है, ₹6 है। यानी हम ₹6 कम से कम चार्ज कर सकते हैं। द मिनिमम फेयर रिमेन वैलिड फॉर 5 किलोमीटर। अब हमने ये भी कहा कि अगर कोई 5 किलोमीटर तक का डिस्टेंस तय कर लेता है तब हम उसको ₹6 चार्ज कर सकते हैं, या इससे अगर कोई कम करता है तब भी। अगर कोई 6 किलोमीटर का भी डिस्टेंस तय कर लेते हैं तो हम उसको ₹6 चार्ज नहीं करेंगे। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे,
हम उसको 0.75 पर किलोमीटर आर एडेड टू द फेयर, यानी अगर कोई पर्सन 5 की बजाय अगर कोई कर रहा है 7, उसने 7 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया, तो अब हम उसके साथ कैसे डीलिंग करेंगे। हम 5 के बाद जितने भी उसने तय किए, यानी 5 के बाद उसने कितने किलोमीटर एक्स्ट्रा तय किए हैं 2, तो हम इस 2 का उससे एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे, यानी इसके हम लेंगे 6 रुपीज़ और इसका हम क्या करेंगे 0.75 जो है वो पर किलोमीटर के हिसाब से हम उससे चार्ज कर लेंगे। अब यहाँ पे हम प्रोग्राम के थ्रू इसको देख लेते हैं। लाइन नंबर 10 में हमने क्या किया जी, किलोमीटर हमने यहाँ पे उसको दे दिए और किलोमीटर यानी हमने नाम एक दे दिया कि जी के है ये। अब 20 में हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी इफ़ के, हमने कहा कि अगर के लेस देन या इक्वल 5 है, हमने यही पढ़ा कि 5 से कम हो या 5 हो, तो तब हम उसको अगर ऐसा हो तब हमने क्या करना है, प्रिंट करवा देना है ₹6 कि उसको 6 रुपीज़ चार्ज हुए और उसके बाद हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। हमें नेक्स्ट लाइन पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी अगर किसी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसने कर लिया सपोज 4 किलोमीटर, अब ये हमारी कंडीशन होगी ट्रू। अब क्या होगा, वो देन के ऊपर जाएगा, देन पे उसने क्या किया, उसको ₹6 चार्ज किए और हमारा प्रोग्राम यहीं पर ही एंड हो गया। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा नहीं होता है, यानी अगर हमारे पास ये 4 रुपीज़ ना हो बल्कि हमारे पास 4 किलोमीटर नहीं बल्कि उसने 7 किलोमीटर कर लिया है तय, तब अब वो क्या करेगा, अब उसने देन पे नहीं जाना बल्कि अब वो क्या करेगा, लाइन नंबर 30 पे आ जाएगा। अब 30 पे उसने क्या किया, उसको चार्ज करना है ₹6, यानी 6 तो उसने उसको चार्ज करने ही करने हैं। अब ये कहाँ तक उसने करने हैं, 5 किलोमीटर तक के। तो उससे जो एडिशनल उसने तय किया है उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने उसको K-5 किया, यानी K यहाँ पर क्या था, किलोमीटर, उसने कितना डिस्टेंस तय किया ये उस चीज़ को शो कर रहा था। हम उसने जितना भी डिस्टेंस तय किया है उसमें से 5 को लेस कर देंगे, यानी अगर उसने 7 किलोमीटर तय किया था तो हमने क्या किया, 7 में से 5 को लेस कर दिया, 2 आया, 2 को हमने 0.75 से मल्टीप्लाई किया और जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम 6 में ऐड कर देंगे, तो वो हमारे पास टोटल उसके 7 किलोमीटर्स का फेयर बन गया जो हमने उससे चार्ज करना था। उसके बाद आप उसी जो हमारे पास टोटल फेयर आएगा उसको आप प्रिंट करवा देंगे और हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। अब ये हमने पढ़ा इफ़ देन एक्सप्रेशन को, यानी अगर फर्स्ट कंडीशन फुलफ़िल होती है तब भी, यानी अगर हमारे पास इफ़ वाला पोर्शन जो है ना वो अगर ट्रू है तब वो देन पे जाएगा, वरना उसने क्या करना है, कंट्रोल ने नेक्स्ट लाइन पे ट्रांसफ़र कर जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक डायग्राम गिवन है। अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए इफ़ देन स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करें तो उसके साथ आप ये डायग्राम भी ड्रा करेंगे। अब इस डायग्राम में क्या है, हमारे पास फर्स्ट पे यहाँ पे आपको एक कंडीशन नज़र आएगी ग्रीन डायमंड सिंबल के अंदर। इसका मतलब है कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो वो देन वाली स्टेटमेंट पे जाएगा, यानी कंडीशनल कोड देखेगा क्या है, उसको प्रिंट करवाएगा और प्रोग्राम एंड हो गया। अगर ऐसा नहीं होता, फॉल्स है, तब वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेगा और उसके बाद वो भी एट द एंड प्रोग्राम एंड कर देगा। अच्छा, इफ़ देन के बाद अब हमारे पास आ जाता है इफ़ देन एल्स। अब इफ़ देन एल्स का क्या मतलब है कि हमारे पास अब यहाँ पे 3 तरह की चीज़ें आ गई। इफ़ का तो हमने पढ़ा था कि स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है, ये इस चीज़ को चेक करेगा। अब चेक करने के बाद अगर तो ट्रू है तो उसने क्या करना है, देन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देना है। अब अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू नहीं होती बल्कि वो इफ़ जो है वो फॉल्स हो जाए, तो उस सूरत में उसने क्या करना है, अब हमारा कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा एल्स स्टेटमेंट के ऊपर, फिर उसने देन स्टेटमेंट को स्किप कर देना है। तो कीवर्ड एल्स इज़ यूज टू स्पेसिफाई 2 डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। एल्स क्या करते हैं, आपको 2 तरह के ऑल्टरनेटिव्स देते हैं, 2 तरह की आपको चॉइसेस दे देगा कि आप 2 में से किसी एक को चूज़ करेंगे विद इफ़ स्टेटमेंट, यानी इफ़ स्टेटमेंट के साथ आपके पास 2 तरह की चॉइसेस आएंगी, देन और एल्स। बेस्ड ऑन अ कंडीशन, अब हम किस बेस के ऊपर जज करेंगे कि हमें किस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है, ये जो भी हमें कंडीशन गिवन होगी हम उसी के हिसाब से 2 ऑल्टरनेटिव्स में से एक को चूज़ कर लेंगे। इसी का सिंटैक्स देख लेते हैं। अगर हमारे पास सबसे पहले इफ़ है, यहाँ पे हमारे पास आएगा एक्सप्रेशन, हम उस एक्सप्रेशन को चेक करेंगे। अगर वो एक्सप्रेशन हमारा ट्रू है तब वो क्या करेगा, देन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। अब अगर हमारे पास जो इफ़ एक्सप्रेशन है वो फॉल्स हो जाए तब वो क्या करेगा,
फिर उसने एल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है, तब वो देन को एग्जीक्यूट नहीं करवाएगा। यानी इफ़ एक्सप्रेशन, या हम इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इफ़ एक्सप्रेशन, अगर हमारा एक्सप्रेशन ट्रू है देन हम एक लाइन यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे कि इस लाइन नंबर पे हमारा कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाए, वहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन गिवन है उसको फॉलो करे, उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन कराए और प्रोग्राम एंड कर दे। या हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास फॉल्स है तो वो लाइन नंबर पे नहीं जाएगा, बल्कि उसने क्या करना है, फिर एल्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और एल्स के ऊपर फिर जो स्टेटमेंट गिवन है उसको वो प्रिंट करवा देगा। इसी को अब हम यहाँ पे इसकी डायग्राम देखते हैं। यानी हमारे पास क्या है कि इफ़ एक डायमंड सिंबल में कंडीशन दे दी, अगर वो ट्रू है तो वो हमारे पास ट्रू वाली साइड पे चला जाएगा, वो देन वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएगा और उसके बाद प्रोग्राम एंड होगा। और अगर हमारा फॉल्स हो जाता है तो वो एल्स पे जाएगा और उसके बाद एग्जीक्यूशन होगी। बेसिकली इफ़ के पास 2 चॉइसेस आ गई एल्स की वजह से। अब इसी को हम एक प्रोग्राम के थ्रू इसी कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं ताकि हमारी जो भी कन्फ्यूजन है वो मज़ीद क्लियर हो जाए। तो इस प्रोग्राम को देखिए, हमारे पास है एक एजेस ऑफ डिफरेंट कैंडिडेट्स अपीयरिंग बिफोर अ सिलेक्शन बोर्ड ऑफ पीआईए में जो है वो कैंडिडेट्स अपीयर होने से पहले उनके सिलेक्शन बोर्ड ने जो है वो एक, आप ले लें कि एक कंडीशन लगा दी, एक प्रोग्राम हम बना रहे हैं, इफ़ द एज इज़ बिलो 17, अगर किसी बंदे की एज 17 से कम है कैंडिडेट की तो वो नॉट एलिजिबल है, वो अप्लाई नहीं कर सकता, जो भी पोस्ट है उसके लिए वो एलिजिबल नहीं है। अदरवाइज़ अगर उसकी एज 17 से ज़्यादा है, 18 19 जितनी भी है, तो तब वो क्या करेगा, वो एलिजिबल है। तो हमें कहा गया वी आर आस्क्ड टू राइट अ प्रोग्राम, इस चीज़ के लिए एक प्रोग्राम बना कर दें ताकि कंप्यूटर ऑटोमेटिकली इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए जज कर ले कि कैंडिडेट एलिजिबल कौन कौन से हैं और जो एलिजिबल नहीं है या नॉट एलिजिबल कौन से हैं। तो सबसे पहले लाइन नंबर 10 के ऊपर हमने क्या किया, इनपुट की एज, यहाँ पे हम एज लिख देंगे, एज को हमने ए कोई सी भी वैल्यू दे देंगे। लाइन नंबर 2 पे आ जाए तो यहाँ पे हमने इफ़ देन एल्स का यूज़ किया। यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ गई, कंडीशन आ गई इफ़ देन एल्स की। अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि अगर इफ़ जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 17 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 17 है, तब वो क्या करेगा, 30 को एग्जीक्यूट करवा देगा। अच्छा जी, अभी हम सिर्फ यहीं तक ही रहते हैं कि हमारे पास जो एज है, सपोज कर लेते हैं वो है जी 18, ठीक है। अब हमारे पास एज 18 से 17 से ज़्यादा है, सो ये एलिजिबल है। अब वो आ गया लाइन नंबर 30 पे। लाइन नंबर 30 पे हमारे पास क्या है, प्रिंट कैंडिडेट इज़ एलिजिबल, वो कैंडिडेट इज़ एलिजिबल प्रिंट करवा देगा। उसके बाद लाइन नंबर 40 पे आया गो टू 60। अब 40 के बाद उसने क्या करना है, 50 और 60 लाइन नंबर को स्किप किया और 50 को स्किप किया और अब हमारा कंट्रोल कहाँ पे आ गया, लाइन नंबर 60 के ऊपर। इसके ऊपर क्या है, इनपुट कर दे वुड यू लाइक टू इनपुट, कि अगर आप अब इनपुट क्या करना चाहते हैं, येस और नो। यानी यहाँ पर उसने प्रिंट करवा दिया लाइन नंबर 30 में। उसके बाद कंट्रोल 40 जब हम लाइन पे गए तो आ गया 60 के ऊपर। यहाँ पे आया कि क्या आप किसी और का भी एंटर करवाना चाहते हैं कि यहीं तक ही बस प्रोग्राम को एंड कर दें। अब चूंकि पीआईए के लिए सिर्फ एक कैंडिडेट तो अप्लाई नहीं करेगा ना, तो हमें जितने भी चाहिए तो हम यहाँ पे येस या नो को चूज़ करेंगे। अगर हम येस करते हैं तो हमारा कंट्रोल जो है वो लाइन नंबर जब 70 पे जाएगा, अगर हमने उसको येस कर दिया है ना, तब वो दोबारा से कंट्रोल को लाइन नंबर 10 के ऊपर शिफ्ट कर देगा। अब फिर से वो सारी वर्किंग होगी, एज हमारी देखी जाएगी, यहाँ पे 18 है, तो अब नेक्स्ट जो भी कैंडिडेट की एज होगी वो उसको देखेगा, वो 17 से ग्रेटर है, फिर वो देन पे जाएगा। अगर वो ट्रू हो रही है तो सारा प्रोसेस दोबारा से रिपीट होता जाएगा। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास आ जाए फॉल्स का तो तब हम क्या करेंगे। यानी अगर हमारे पास जो हमारा कंट्रोल था, अब हम देख लेते हैं कि जी एज हमने यहाँ पे पुट की, उसके बाद हम इस स्टेटमेंट के ऊपर जब आ गए तो अब हमने देखा कि एज हमारे पास कितनी है। अब एज हमारे पास 17 नहीं है, ठीक है, एज हमारे पास आ गई सपोज 15 आ गई एज। तो अब हमने जब उसको चेक किया इफ़ देन के अंदर, हमने देखा इफ़ एज हमारे पास 15 है, अब वो फॉल्स हो गई, तो अब उसने देन पे नहीं जाना, अब वो एल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगा। एल्स में क्या है, लाइन नंबर 50। अब हमने एल्स की वजह से लाइन नंबर 50 पे चले गए। अब हमने बाकी की जितनी लाइन्स थी वो सारी की सारी हमने स्किप कर दी। अब लाइन नंबर 50 पे क्या है, प्रिंट करवा देना है कैंडिडेट इज़ नॉट एलिजिबल, कि कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है,
ठीक हो गया। उसके बाद जब हम आएंगे लाइन नंबर 60 के ऊपर तो दोबारा से वो स्टेप आ गया कि क्या आप नेक्स्ट कैंडिडेट का या मज़ीद डाटा एंटर करना चाहते हैं। हम उसको येस नो में ऑप्शन देंगे। अगर हम येस करते हैं तो दोबारा से हमारा कंट्रोल क्या होगा, लाइन नंबर 10 पे चला जाएगा। फिर वो 20 पे आएगा, येस नो को देन और एल्स में से चूज़ करेगा। अगर हमारी इफ़ कंडीशन ट्रू होती है तो देन, अगर फॉल्स होती है तो एल्स, और ये चलता जाएगा। और अगर हम नो कर देते हैं उसके बाद हमारा प्रोग्राम हो जाएगा एंड। ये अभी हमने देखा इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट को। अब हमारे पास इसी की एक्सप्लेनेशन है आपकी बुक में, आप इसको अच्छे से रीड आउट कर दीजिएगा। जो भी मैंने भी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया, जब आप उसके बाद इसको रीड आउट करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट आ गया जी यहाँ पे लूप्स का, कि लूप होती क्या है। तो ये भी हमने पढ़ा कि कंट्रोल करने का हमारे पास अभी कौन सी टाइप आ गई, थर्ड टाइप है लूप। अब लूप में क्या है, अच्छा लूप जो है ना, वी ऑफन फेस प्रॉब्लम्स हुज सॉल्यूशन में रिक्वायर एग्जीक्यूटिंग अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली। यानी बाज़-औक़ात क्या होता है कि हमें एक ही स्टेटमेंट जो है या एक ही चीज़ प्रोग्राम में काफ़ी दफ़ा लिखना पड़ती है या रिपीट होती है। सपोज़ अगर मैं कोई स्टेटमेंट को यूज़ कर रही थी, उसमें एक लाइन अगर मुझे 100 टाइम लिखनी थी या उसको मुझे 10 टाइम यूज़ करना था, तो मेरे लिए वो बड़ा डिफ़िकल्ट है कि मैं हर दफ़ा उसको लिखूं और वो करूं। तो ये बड़ा एक टाइम कंज्यूमिंग और एक लॉन्ग प्रोसेस है, कॉम्प्लिकेटेड है, और ये इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। इसको हम एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं समझते। इफ़ यू आर अ प्रोग्रामर, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, आप बेसिक लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं समझी जाती। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, लूप्स का यूज़ करते हैं। तो हमें यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए दैट वुड अलाउ रिपीटिंग अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अप टू फिक्स नंबर ऑफ टाइम। हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जिसके जो हमें अलाउ करे कि हम स्टेटमेंट्स को काफ़ी टाइम, हम खुद से उसको स्पेसिफाई करें कि हमें कितनी दफ़ा उस चीज़ को एग्जीक्यूट करवाना है, वो उतनी दफ़ा उसको एग्जीक्यूट करवा दे अनटिल अ सर्टन जो क्राइटेरिया है इज़ सेटिस्फाइड। यानी जहाँ तक हम चाहते हैं, अगर तो हम तब उस कंडीशन तक नहीं पहुँच जाते तब तक वो उसको बार बार एग्जीक्यूट करवाता रहे। तो अब यहाँ पे हमारे पास लूप की अगर डेफिनेशन आ जाती है आपके पास, तो आप जितना हमने पढ़ा ये सारा लिखेंगे। उसके बाद आपने लिखना है देयर आर 3 स्ट्रक्चर्स फॉर लूप, और आपने फिर उसके नाम भी बताने हैं कि आपके पास कौन कौन से लूप्स के स्ट्रक्चर्स हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जो आपके पास पेपर्स में भी पूछा जाता है, एनुअल बोर्ड के एग्जाम्स में आता है आपके पास MCQs भी, कि लूप की कितनी टाइप्स हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो 3 टाइप्स बता देते हैं कि लूप की 3 टाइप्स हैं, जो कि रॉन्ग है। लूप की 3 नहीं बल्कि 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं उसकी, हमारे पास है फॉर नेक्स्ट लूप और फॉर व्हेन लूप। तो अभी हम पहले फॉर नेक्स्ट लूप को डिस्कस करेंगे। व्हेन इट इज़ नाउन इन एडवांस हाउ मैनी टाइम्स अ लूप मस्ट बी रिपीटेड। जब हमें पहले से ही पता हो कि हमने लूप को कितनी दफ़ा रिपीट करवाना है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि ये फॉर नेक्स्ट लूप है। इसको हम काउंटेबल लूप भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि हमने कितनी दफ़ा इस लूप को एग्जीक्यूट करवाना है, रन करवाना है। इसी को समझ लेते हैं हम। अच्छा, सबसे पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं। जब आपके पास एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आपने इसकी डेफिनेशन, सिंटैक्स और उसके साथ आपने इसकी एग्जांपल भी देनी है। और अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तब आप इसका कंप्लीट सिंटैक्स को डिस्क्राइब करेंगे और प्रोग्राम भी आप कंप्लीट लिखेंगे इसका। अब इसका सिंटैक्स क्या है आपके पास, फॉर वेरिएबल। अब फॉर हमने यहाँ पे यूज़ किया और हमने यहाँ पे x to y और ब्रैकेट्स के अंदर हमने दे दिया स्टेप z। अब इस चीज़ का क्या मतलब था, सबसे पहले x to y जो है ना, x to y ये हमने लिमिट बता देनी है कि हम कहाँ से कहाँ तक रिपीट करवाना चाहते हैं। सपोज़ मैं लूप को कितनी दफ़ा रिपीट करवाना चाह रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने उसके नंबर्स बता देने हैं। हमने यहाँ पे पढ़ा कि हाउ मैनी टाइम्स द लूप मस्ट बी रिपीटेड, कि कितनी दफ़ा रिपीट होगी, हमने ये उसको पहले ही बता देना है। तो x to y मैंने यहाँ पे उसको तादाद बता दी कि कितनी दफ़ा रिपीट करवाए। यहाँ पर हम उसको डिजिट दे देंगे। सपोज़ मैं इसको 1 2 दे दिया मैंने इसको यहाँ पे 4, तो अब ये 1 to 4 टाइम इसको रिपीट करवाएगा। यहाँ पे स्टेप जी का क्या मतलब है कि जब हम रिपीट करवाएंगे तो हर दफ़ा जो है वो उसमें कितने का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करे, तो उसको हम स्टेप जी में लिखेंगे। यानी आपने इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। डिक्रीमेंट का मतलब है कि आपने वैल्यूज़ कम करनी है, तो वो हम स्टेप के अंदर लिखेंगे। अगर इंक्रीमेंट करना है तो प्लस वैल्यू आएगी, अगर डिक्रीमेंट करना है तो उसके लिए माइनस में हम नेगेटिव वैल्यू देंगे। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, इसकी बॉडी आ गई हमारे पास।
फिर आपने नेक्स्ट वेरिएबल, अगला वेरिएबल आ जाएगा और ये आपका सिंटैक्स हो गया कंप्लीट। इसी सिंटैक्स को समझने के लिए हम इसको एक प्रोग्राम के थ्रू देख लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है। एग्जांपल क्या है, लेट अस कंसीडर अ प्रोग्राम दैट इनपुट द सम ऑफ द फॉलोइंग। हमें कहा गया कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर सीरीज़ गिवन है, इस सारे का सम ले और हमें उसकी आउटपुट शो करवा दे। अच्छा, अब हमने इसका सबसे पहले सीक्वेंस देख लेते हैं क्या, 2 4 6 8 10 12 सो ऑन टिल 100, यानी 2 से 100 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं सबको हमने ऐड करना है और उसका रिजल्ट बताना है। तो सबसे पहले लाइन नंबर 10 में हमने क्या किया, n को 0 एज्यूम किया, यानी हमारे पास 0 है। अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ को एंटर करेंगे। लाइन नंबर 20 में हमने यहाँ पे x to y हमने सिंटैक्स में पढ़ा था। x to y में मैंने आपको क्या बताया था कि हम उसको डिजिट्स दे देंगे कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट या स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू क्या होगी या कहाँ से कहाँ तक हमने इसको एग्जीक्यूट करवाना है। तो ये 2 to 100 आ गया कि हमने 2 से लेके कहाँ तक डिजिट्स लेने हैं, 100 तक हमने डिजिट्स लेने हैं और इन सबको हमने ऐड करना है। अच्छा, ब्रैकेट्स के अंदर स्टेप जी लिखा हुआ था, तो इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि हमने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है। तो यहाँ पे स्टेप 2 है। अब इसका मतलब है कि हर दफ़ा आपने वेरिएबल में कितने का इजाफा करते जाना है, 2 का। अब इजाफा ही करना है। ये हमने कैसे जज किया, हमने अभी अभी देखा कि अगर तो प्लस में वैल्यू है, पॉजिटिव है, तो हम इंक्रीमेंट करेंगे, अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तब हम क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे। तो अब हम लाइन नंबर 30 पे देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, n+1, यानी अगर फर्स्ट टाइम में हमने डिजिट यहाँ पे 2 दिया था तो अब 0 था, अब यहाँ पे क्या आएगा, n+1, 0 में 2 ऐड हो गए तो हमारे पास क्या वैल्यू बन गई, 2 बन गई। लाइन नंबर 40 पे आए, उसने कहा नेक्स्ट 1, यानी अब वो अगले 1 के ऊपर चला जाए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लाइन नंबर 40 से हम दोबारा से इधर आ गए लाइन नंबर 10 पे। यहाँ पे हमने देखा जी हमारे पास अब डिजिट क्या बन चुका है, 2। अब हमने उसके बाद लाइन नंबर 20 पे आए। 20 में क्या था कि हमने स्टेप जी उसमें 2 ऐड करने थे। लाइन नंबर 30 में आके हमने उसमें 2 ऐड किए। अब हमारे पास 4 आ गया, फिर हम दोबारा गए, दोबारा गए, दोबारा गए। हम चलते जाएंगे जब तक हमारे पास 100 डिजिट्स नहीं आ जाते, बिकॉज हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है। उसके बाद आपने 50 पे क्या करना है, सम ऑफ सीरीज़, ये जितनी भी 100 तक हमारे पास वैल्यूज़ बनी उनको ऐड करके उसका आप सम जो है वो शो करवा देंगे और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो ये हमने क्या पढ़ा, अभी अभी हमने देखा कि हमने कैसे फॉर लूप का यूज़ करना है। अब हम देखेंगे वाइल विंड लूप क्या होती है। अच्छा, फॉर लूप को हमने पढ़ा कि इसको हम काउंटेबल लूप कह सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि लूप ने कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होना है। जैसे यहाँ पे हमने कम से कम 50 टाइम जो है वो हमारी लूप एग्जीक्यूट हुई क्योंकि स्टेप 2 लिखा हुआ था। अगर स्टेप 1 होता तो ये 100 टाइम या 98 टाइम जितनी दफ़ा भी रिपीट हो जाती। अब जो वाइल विंड लूप है ना, ये हमारे पास काउंटेबल नहीं है, यानी इसको हम काउंट नहीं कर सकते, ये कंडीशन पे बेस करती है। तो द वाइल विंड लूप कीप रिपीटिंग एन एक्शन अनटिल एन एसोसिएट कंडीशन बिकम्स फॉल्स, यानी ये तब तक एग्जीक्यूट होती जाएगी जब तक हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन जो है वो पूरी नहीं हो जाती या जब तक हमारी कंडीशन रॉन्ग नहीं होती। यानी आप जब तक सही है कंडीशन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, आप इसको रिपीट करते जाएंगे। जैसे आ जाएगा कि कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तब ये स्टॉप होगी और उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन की तरफ मूव करेंगे। अभी हमारे लिए हेल्पफुल कब होगी, व्हेन द प्रोग्रामर डजंट नो हाउ टू एडवांस हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड, यानी जब यूज़र को ये नहीं पता कि मुझे ये लूप कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट करवानी पड़ेगी, तब हम वाइल विंड लूप का यूज़ करते हैं। अब इसी का हम सिंटैक्स देख लेते हैं। तो हमारे पास है यहाँ पे वाइल एक्सप्रेशन, यहाँ पे आप एक्सप्रेशन लिखेंगे, उसके बाद ये हमारे पास बॉडी है इसी चीज़ की, एक्सप्रेशन की यानी वाइल की बॉडी लिखी, फिर आपने यहाँ पे लूप लगाई, लूप की स्टेटमेंट, लूप की बॉडी, उसके बाद आ गया विंड स्टेटमेंट। इसी सिंटैक्स को हम थ्रू प्रोग्राम समझते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो। यहाँ पे हमारे पास एक प्रोग्राम है, राइट द प्रोग्राम डिजिट फ्रॉम 1 to 10, यानी आपने 1 से 10 तक डिजिट्स जो हैं वो अब आपने एक प्रोग्राम में शो करवाने थे, तो अब आप उसको कैसे करवाएंगे। तो उसके लिए हमने सबसे पहले तो n जो है लाइन नंबर 10 में n दे दिया, n हमारे पास कितना है, 1 है। अब लाइन नंबर 20 में आके यहाँ पे हम लूप का यूज़ करने लगे हैं। हमने कहा कि जी वाइल n लेस दैन 10,
जब हमारा n जो है अगर तो वो लेस देन 10 है तो लाइन नंबर 30 में जाके वो क्या करे, उसको प्रिंट करवा दे। अच्छा जी, लाइन नंबर 40 में उसने क्या करना है, n के अंदर 1 को ऐड कर देना है। n के अंदर क्या करना है, उसने 1 को ऐड करना है। लाइन नंबर 20 में क्या था कि हमारे पास n जो है वो 10 से लेस देन हो या इक्वल टू 10 हो, तब वो लाइन नंबर 30 में आकर उसको प्रिंट करवा देगा। लाइन नंबर 40 में उसने क्या करना है कि जो हमने n प्रिंट करवाया ना लाइन नंबर 30 में, अब वो हमारा करंट n है, उस n के अंदर 1 को ऐड करे। उसके बाद लाइन नंबर 50 में आके वेंट और फिर हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। यानी जब हम n के अंदर 1 को ऐड करेंगे, सपोज हमारे पास n 1 था, उसके अंदर हमने उसको यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, 1 आउटपुट आ गई। अब हमने n में जब 1 को ऐड किया तो वो क्या बन गया, 2। अब इस 2 ने क्या करना है, दोबारा से जाएगा वो यहाँ पर, और उसने देखा कि जी अब कंडीशन वो भी कम है तो उसको प्रिंट करवा देगा, 2 आ गया। फिर ऐड किया, 3 बन गया, उसको एग्जीक्यूट किया, 3 आ गया। ये सोन चलता जाएगा जब तक हमारी ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती, सॉरी रॉन्ग नहीं हो जाती। अब इसी तरह करते 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 जब हम आ गए ना 11 के ऊपर, अब 11 में जब हम आए, हमने यहाँ पे देखा अब आके ये कंडीशन फॉल्स हो गई। जब फॉल्स हो गई तो अब वो वेंट पे आ गया। अब हमारी लूप जो है वो यहाँ तक थी, अब ये लूप हमारी यहाँ पे आके ख़त्म हो गई और अब हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नेस्टेड लूप। के नेस्टेड लूप क्या होती है, तो नेस्टेड लूप जो है वो हमारे पास मोस्टली स्टूडेंट समझते हैं कि ये भी जो है वो एक स्टेटमेंट है लूप की, तो स्टेटमेंट नहीं है। अगर आपको याद हो तो अभी जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया लूप्स के इंट्रो के दौरान मैंने आपको बताया था कि मोस्टली स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि वो लूप्स की 3 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट बता देते हैं, जो कि रॉन्ग है। इसकी कितनी स्टेटमेंट्स हैं, 2 स्टेटमेंट्स हैं इसकी लूप की, फॉर लूप एंड व्हिल लूप। ये जो नेस्टेड लूप है ना, ये स्ट्रक्चर ऑफ लूप है, ये खुद एक मेन लूप नहीं है। यानी एक लूप के अंदर अगर हम एक और लूप का यूज़ कर लेते हैं तो उसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं। यानी नेस्टेड लूप को हम क्या कह सकते हैं, अ लूप विद इन अ लूप। यानी एक लूप के अंदर जब एक दूसरी लूप होती है उसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए स्ट्रक्चर इसके कितने हैं, तब आप 3 बताएंगे कि इसके 3 स्ट्रक्चर्स हैं लूप्स के। और अगर आपसे पूछा जाए कि लूप स्टेटमेंट्स कितनी है, तब आप बताएंगे इसकी 2 स्टेटमेंट्स हैं। तब ये नेस्टेड लूप को आपने उसमें शामिल नहीं करना। इनसाइड अ लूप देयर कैन बी मोर लूप्स। यानी एक लूप के अंदर, अब वो लूप आपकी वाइल भी हो सकती है, आपकी लूप फॉर भी हो सकती है, विंड भी हो सकती है। एक लूप के अंदर जब आप मज़ीद लूप्स को ऐड करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, नेस्टेड लूप है। अब इसी को समझने के लिए हम एक प्रोग्राम देखते हैं। सपोज वी वांट टू प्रिंट द आउटपुट इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। हम जो है वो आउटपुट इस फॉर्मेट में हम शो करवाना चाह रहे थे। हम चाहते हैं कि हमारे पास आउटपुट जो है वो स्क्रीन पे वो इस तरह से आए। अब ये क्या है, स्टैटिक साइन है और ये फर्स्ट लाइन में 5 है। देन हमारे पास कितने हो गए, 4 3 2 एंड 1। तो इस सीक्वेंस के साथ हमारे पास ये आए, तो इस चीज़ को हम कैसे देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो आपने यहाँ पे आ जाए लाइन नंबर 20 के ऊपर। यहाँ पे हमने देखा y। अब हम चूंकि फॉर लूप यूज़ करें तो फॉर लूप में हमें पता है हमने यहाँ पे x to y लिखते हैं। यानी हम बताते हैं कि हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो यानी कितनी दफ़ा रिपीट हो। ये तो हमने 5 to 1 कर लिया कि इसने 5 से 1 तक जाना है। यानी पहली लाइन में 5, फिर ये 4 3 2 1 तक जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे स्टेप में मैंने आपको बताया था कि अगर इंक्रीमेंट होगा तो प्लस, डिक्रीमेंट होगा तो माइनस। तो यहाँ पे क्या है, -1। इसका मतलब है कि हर दफ़ा हमने अब क्या करना है, 1 कम करना है हर स्टेप के अंदर जाके। अच्छा जी, लाइन नंबर 20 में आ गए। फॉर x जो है वो हमने लिख दिया कि हमारे पास x कितना होगा। फिर हमने यहाँ पे उसको प्रिंट करने के लिए कहा कि प्रिंट क्या कर दे, वो स्टेरिक साइन को प्रिंट करें। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास ये जो यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे y लिखा हुआ है, ये एक अदर लूप है, ये यहाँ पे 0 नहीं आएगा। ये जो है ना आपके पास मेन लूप वो ये है y वाली, ये जो लूप है ये आपके पास मेन लूप है, आउटर लूप है ये। यानी इसमें 2 लूप्स होंगी, एक होगी आउटर लूप, एक होगी इनर लूप। तो आउटर लूप के अंदर एक और लूप होगी जिसको हम इनर लूप कहते हैं। यानी आउटर लूप के अंदर यहाँ तक जो हमारे पास लूप है, इस लूप को हम कहेंगे कि ये हमारे पास इनर लूप है या ये नेस्टेड लूप है। तो अब हम जब एक लूप हमने ये लगाई, इसके बाद हम एक दूसरी लूप में शामिल
दाखिल हो गए, एंटर हो गए, जो कि नेस्टेड लूप थी। अब इस लूप में हमें उन लोगों ने कह दिया कि आपने क्या करना है, प्रिंट स्टैटिक करवाना है। अच्छा जी, हमने प्रिंट स्टैटिक यानी एक साइन जो है यहाँ पे वो प्रिंट हो गया। नेक्स्ट एक्स पे गया, अब उसने दोबारा से एक्स के ऊपर जब जाएगा यानी वो फिर से इस स्टेप के ऊपर आया। अब जब इस स्टेप के ऊपर आया ना वो, तो उसने देखा अब क्या करना है, 1 2 यानी हमने 5 तक जाना है। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि उसने 5 टाइम इस लूप को एग्जीक्यूट करवाएगा, तो हमारे पास ये 5 आ गए। फिर उसके बाद उसने प्रिंट करवाया और नेक्स्ट वाई की तरफ चला गया। अब नेक्स्ट वाई पे जब जाएगा फिर इस स्टेप पे आएगा आउटर लूप पे। अब हमारे पास y कितना हो चुका है, चूंकि हमने डिक्रीज़ करना था 1, तो 5 में से 1 हमने डिक्रीज़ कर दिए, तो अब हमारे पास टोटल कितने आ गए, 4 कि अब उसने 4 टाइम स्टैटिक को प्रिंट करवाना है। अच्छा जी, अब वो फिर एक नेस्टेड लूप के अंदर जाएगा। अब जब वो नेस्टेड लूप के अंदर गया यानी इनर लूप में, अब हमारे पास x जो है उसको अब हमने 4 टाइम, अब x कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पे x है हमारे पास 4। अब उसने 4 टाइम स्टैटिक को प्रिंट करवाना है और करवाता जाएगा जब तक कि 4 स्टैटिक पूरे नहीं हो जाते। फिर वो बाहर आएगा इनर लूप से और उसको प्रिंट करवा देगा 50 में। देन वो नेक्स्ट 60 पे गया, फिर से उसका जो कंट्रोल है वो फर्स्ट पे चला गया। ये तब तक करवाता रहेगा कब तक, जब तक कि हम 1 पे नहीं पहुंच जाते। जैसे ही 1 पे आया तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे आके एंड हो जाएगा। अब ये जो प्रोग्राम अभी अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया उसी की डिटेल है आपके पास। यहाँ पे आप इसको देख के मज़ीद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं या आपके स्मार्ट सिलेबस में ऐड हैं। वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? फर्स्ट है डिफाइन कंट्रोल स्ट्रक्चर। आपने बताना है कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है, इसकी आप डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद आपने बताना है हाउ मैनी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आर बेसिक, डिस्कस ब्रीफली। अगर तो आपके पास ये क्वेश्चन शॉर्ट में आता है, डिस्कस ब्रीफली ना लिखा हो, तब आप जस्ट इनके नाम बता देंगे, अदरवाइज़ फिर आपने इसकी डिटेल भी लिखनी है अगर ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आता है। 5 है डिफाइन नेस्टेड लूप। आपने नेस्टेड लूप को डिफाइन करना है, या आपके पास शॉर्ट में इतना पूछा जा सकता है। वरना राइट द सिंटैक्स ऑफ फार नेक्स्ट एंड विल लूप एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास। अच्छा, जब भी कोई शॉर्ट क्वेश्चन है आपने उसका सिंटैक्स साथ लाजमी लिखना है। फिर हमारे पास है डिफरेंशिएट। आपने डिफरेंस बताना है विल वाइंड का और फॉर नेक्स्ट लूप का। इतना सिर्फ डिफरेंस जो है वो शॉर्ट में पूछा जा सकता है। विच वन इज़ बेटर, फिर आपने बताना है कि फॉर विंड और फॉर नेक्स्ट लूप में से कौन सी लूप बेटर है इन अ सिचुएशन वेयर यू डोंट नो, यानी जहाँ पे आपको नहीं पता है कि कितनी दफ़ा आपने रिपीट करवानी है इरिटेशन को या इटरेशन को, या आपने लाइन नंबर्स को कितनी दफ़ा रिपीट करवाना है स्टेप्स को, तब आप कौन सी लूप को चूज़ करेंगे। तो वहाँ पे हमने अभी अभी देखा कि हम किस लूप को चूज़ करेंगे, वाइल विंड लूप को। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन के अकॉर्डिंग चलती है, जबकि फॉर नेक्स्ट लूप क्या है, ये करता है किसको फॉलो, काउंटेबल है, हमें पता होता है कि हमने कितनी दफ़ा रिपीट करवाना है। और वाइल विंड लूप में क्या है कि हमें पता नहीं होता कि हमने कितनी दफ़ा रिपीट करवाना है, तो इस वजह से यहाँ पे हम वाइल विंड लूप को चूज़ करेंगे। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम। आपने एक प्रोग्राम राइट करना है टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए द प्रोग्राम शुड गेट द वैल्यू ऑफ बेस एंड अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल फ्रॉम द यूज़र। यानी यूज़र ने क्या करना है, जो वैल्यूज़ उसको देनी है वो क्या है, बेस और अल्टीट्यूड दोनों की वैल्यूज़ दे देनी है ट्रायंगल की, एंड डिस्प्ले द रिजल्ट, और रिजल्ट को उसने शो करवाना है। हिंट भी आपको दे दिया गया, यानी आपके पास फार्मूला बता दिया गया क्या है, तो आपने इसके अकॉर्डिंग एक प्रोग्राम बनाना है। 9th जो क्वेश्चन है आपके पास वो भी प्रोग्राम ही से रिलेटेड है। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया। आपने एक जो है वो सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है। उसके लिए रेडियस जो है वो यूज़र खुद देगा, यानी जो प्रोग्राम बना रहा है या वो खुद इसका रेडियस दे देगा, आपने इनपुट में देना है और उसके बाद आपने उसका प्रोग्राम बनाएंगे। ये आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 आ गया आपके पास। इसमें है कि राइट अ प्रोग्राम। आपने एक प्रोग्राम लिखना है टू प्रिंट फर्स्ट 10 ओड नंबर्स। आपने फर्स्ट 10 ओड नंबर्स देने हैं। यूज़ किसका करना है, वाइल वेंड लूप का। तो ये बहुत ही इजी प्रोग्राम है, आप इसको खुद से बना के देखेंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है राइट अ प्रोग्राम, और या आपकी बुक के अंदर भी मौजूद है। राइट अ प्रोग्राम। आपने एक प्रोग्राम राइट करना है टू प्रिंट द सम ऑफ सीक्वेंस। इसमें आप क्या करेंगे, सम ऑफ सीक्वेंस जो है वो प्रिंट हो किसका, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स का यूजिंग फॉर नेक्स्ट लूप।
हमने आज एक ऐसा प्रोग्राम डिस्कस किया था जिसमें 2 to 100 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं उन सब का सम वो डिस्प्ले करवाएगा या प्रिंट करवाएगा। तो ये वैसा ही प्रोग्राम है, लेकिन यहाँ पे आपने फर्स्ट 5 इवन नंबर जस्ट आपने वो प्रिंट करवाने हैं, यानी 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से आपने फर्स्ट 5 डिजिट जो है वो एग्जीक्यूट करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम आप राइट करेंगे टू फाइंड द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स, कि आपने 2 नंबर्स को कंपेयर करना है, जो आपके पास ग्रेटर है आपने उस वैल्यू को एग्जीक्यूट करवाना है। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट अ प्रोग्राम दैट शुड एक्सेप्ट ऑब्टेन मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में जो मार्क्स हैं वो आप उससे रिलेटेड एक प्रोग्राम बनाएंगे, यानी क्या वो करें, दैट शुड एक्सेप्ट, वो एक्सेप्ट कर सके, एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जो स्टूडेंट जितने मार्क्स ले रहा है उसको आप एंटर करेंगे। इट शुड देन कैलकुलेट द परसेंटेज एंड असाइन अ ग्रेड टू द स्टूडेंट, यानी जब आपके पास पेपर में आप बच्चों एग्ज़ाम्स देते हैं तो आपका रिजल्ट भी कैलकुलेट होता है, यानी बनता है आपका। तो उसमें आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाने के लिए कहा गया कि स्टूडेंट ने जितने भी मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि वो उनको एक्सेप्ट करें, उसके बाद उसके ऊपर कैलकुलेशन करें और आपको बताया कि परसेंटेज कितनी है और हर स्टूडेंट ने क्या ग्रेड लिया है। तो ये आपके पास यहाँ पे उसका डाटा भी गिवन है, तो आप इस टेबल को यूज़ करते हुए एक प्रोग्राम बनाएंगे। होप सो बच्चों हमारा आज का चैप्टर अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस आपके इसके सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होंगे, आपको इसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर आप किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है और हैव यू एनी क्यूरी तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।